आजकल इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है? यस। क्या है ये रेसिप्रोकल टैरिफ? काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यस, ठीक है। मतलब यू गाइस आर अपडेटेड। देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ का डेफिनेशन अगर मतलब पूछिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे आपका रेसिप्रोकल टैरिफ आपका हेडलाइन इशू चल रहा है, तो आपसे मेंस में ये पूछ लेंगे, आप प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, टैरिफ का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट पे टैक्स। ठीक। सिर्फ टैक्स, सिर्फ टैक्स इंक्लूड है। ब्रॉडली अगर देखें, ब्रॉडली अगर देखें तो टैरिफ जो होता है एक तरीके का ट्रेड बैरियर के अकाउंट पे इसको देखा जाता है। इट इज अ ट्रेड बैरियर फर्स्ट। किस प्रकार का ये ट्रेड बैरियर है? इट कैन इंक्लूड, एज यू सेड वेरी राइटली, इट कैन इंक्लूड इंपोर्ट टैक्स, इट कैन इंक्लूड कस्टम ड्यूटी, ये आपके बेसिक टैरिफ्स आ जाते हैं। ट्रेड बैरियर का दूसरा प्रकार होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। दूसरा आ जाता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कोटा, इंपोर्ट कोटा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डेप्थ। इसको हम लोग थोड़ा सा अपना इसका नॉलेज बेस अपडेट करते हैं। आज की डेट में इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट टैरिफ हम सबको पता है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंपोर्ट कोटा कोई कंट्री अप्लाई कर रहा है, किसी भी कंट्री में इंपोर्ट कोटा इंपोज किया जा रहा है। यस। आपका जो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, धीरे धीरे इंपोर्ट कोटास को फेज आउट करने का, यानी कि इंपोर्ट कोटा वो टैक्स हो गया या फिर वो बैरियर हो गया जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। कि अगर कोई कमोडिटी हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होना चाहिए, उस वॉल्यूम से ज्यादा हम उस कमोडिटी को अपनी कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कोटा बाय एंड लार्ज इट इज नॉट देयर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैरिफ, टैरिफ किस पे लग रहा है? टैरिफ लग रहा है कमोडिटी की वैल्यू पे, ना कि वॉल्यूम पे। टैरिफ इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, यानी कि यूएस से हम लोग कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो प्राइस होगा एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एमआरपी, उस पर हमने टैरिफ लगा दिया। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट टैरिफ है। अब यहाँ पे आ रहा है बात रेसिप्रोकल टैरिफ का। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का बेसिक मतलब क्या हो गया? दो इसमें चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यूएस से कुछ ऐसी कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स टेक अ वेरी बेसिक, आपका गारमेंट्स एंड एपरल सेक्टर हो जाता है, ठीक है। गारमेंट एंड एपरल हो गया, या फिर आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक फॉर एग्जाम्पल आईफोन। हमारा कोई रिलेटिव, दोस्त या रिश्तेदार जाता है यूएस, कनाडा, स्पेशली अगर कोई यूएस जा रहा है, तो उसका एक सबसे कॉमन रिक्वेस्ट क्या रहता है कि यार मेरे लिए एक आईफोन लेते आना। क्यों? वहां पे उनको इजीली मिल जाएगा। वहां से अगर इंपोर्ट करके हम मंगा रहे हैं तो डेफिनेटली आईफोन की वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी होगा। एनी गिवन डेट इज कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट। अगर इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूएस से खरीद के ला रहे हैं एज अ परचेस्ड कमोडिटी, तो but that is just for one single unit, two maximum. Okay. क्योंकि अभी ये भी केस आया है कि इंडिया से और इंडिया ने 20 नहीं, इंडिया ने 2 प्लेन्स भेजे हैं एंड चाइना ने कम से कम तो 5 प्लेन्स भेजे हैं आईफोन के, जो 90 दिन का टैरिफ पॉज लगाया हुआ है उसको एक्सकेप करके यूएस मार्केट में सेल ऑफ करने के लिए।
अब यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हो गया कि हम लोग यूएस से गारमेंट एपरल इंपोर्ट करें, आईफोन इंपोर्ट करें, व्हाट्सएवर इज द केस, उस पर हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली यूएस भी इंडिया से, अगर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब इंडिया में भी है, अब यूएस भी इंडिया से आईफोन इंपोर्ट करेगा कभी बाय चांस, या फिर गारमेंट एंड एपरल देख लेते हैं, सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, इंडिया से इंडियंस यूएस से जितने गारमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 10% टैरिफ लगा रहा है, तो यूएस भी इंडिया से जितने गारमेंट्स इंपोर्ट करेगा उस पर 10% टैरिफ लगाएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि इंटरनेशनल ट्रेड में तुम मुझको जैसे ट्रीट कर रहे हो, मेरे कमोडिटीज और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जैसे ट्रीट कर रहे हो, in the very same way, in the very same manner, I will be dealing with you, right? So that is what reciprocal tariff is all about. That is what reciprocal tariff is all about. ठीक है, तो ये 90 days का जो है पॉज लग जाएगा, इट विल बी अ 90 day पॉज। एंड अभी जो यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ है, चाइना को छोड़ के 75 के 75 कंट्रीज को 90 दिन का एक, जो हम लोग कहते हैं ना होल्ड, जो छोटे बच्चे कहते हैं गेम खेल रहे होते हैं, होल्ड लगा दिया। चाइना के ऊपर 125% का टैक्स लगा दिया। दैट इज द एंटायर बेसिक ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। अब हुआ क्या, क्यों लगाया गया, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। कुछ कुछ पॉलिसीज हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, एक तो हम सबको ही पता है, क्या, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद के नेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, व्हाई इज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अचानक से क्यों कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स लेकर आ गए, एनी रीजन? हाँ जी, बूस्ट करे, यस। तो इट इज लाइक अ ट्रेड वॉर टैक्टिक। जिन कंट्रीज के ऊपर यूएस ने ज्यादा टैरिफ लगाया है, इट इज लाइक 125% टैरिफ का मतलब कि आप इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ रहे हो उससे ज्यादा। 10% टैरिफ इट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल, इवन 26% टैरिफ भी अंडरस्टैंडेबल है। थाईलैंड एंड बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन एरियाज पे 37% का टैरिफ, बांग्लादेश पे 37% टैरिफ का मतलब क्या हो गया, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बांग्लादेश और वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कोई एक ऐसी कमोडिटी ज्यादा यूएस मार्केट में इंपोर्ट हो रही थी, आई मीन एक्सपोर्ट हो रही थी, जो यूएस मार्केट को कैप्चर कर रही है, एंड दे आर नॉट लीविंग एनी स्पेस फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। एंड एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट इन टर्म्स ऑफ गारमेंट एंड एपरल एक्सपोर्ट्स। तो एक आपका रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन इज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को साइट किया गया। अभी आप लोगों ने ये भी न्यूज देखा होगा कि जो आपके H1B वीजाज हैं, आपके जो H1B वीजाज हैं, यूएस ने धमकी दी है कि जितने भी H1B वीजा होल्डर्स हैं यूएस में, अभी maximum population is working in the Silicon Valley. Most of the population is working in the Silicon Valley. If you return back to your country, it might be a possibility कि आपका H1B वीजा जो है वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे यूएस ऐसी पॉलिसी इसलिए इम्पोज कर रहा है बिकॉज इट इज साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनको लग रहा है कि जो इमिग्रेंट्स का जो इनफ्लो है बढ़ रहा है, इमिग्रेंट इनफ्लो बढ़ रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए भी टैरिफ इंक्रीज किया है। इलीगल इमिग्रेंट्स, एग्जैक्टली, उस पे भी टैरिफ। क्यों? क्योंकि इमिग्रेंट्स जो अपनी कंट्री से अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, अभी तक विदाउट टैरिफ या कम टैरिफ पे कर रहे थे, अब उनको ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग।
अच्छा, टेल मी वन थिंग, इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड है अभी, दैट इज समवेयर अराउंड $127 बिलियन। मिशन 500 के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि $500 बिलियन तक का हमारा बायलैटरल ट्रेड हो जाए। नाउ टेल मी, आज की डेट में इंडिया और यूएस के बीच में व्हाट डू वी हैव? इंडिया के पास क्या है यूएस के साथ? इज इट अ ट्रेड डेफिसिट और अ ट्रेड सरप्लस? चाइना के साथ तो ट्रेड डेफिसिट है, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन अज्यूम। यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस, डेफिसिट? नाउ द कैच हियर इज काफी सालों तक ऐसा होता रहा है दैट इंडियन इकोनॉमी हैज हैड अ सफिशिएंट ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। डेफिसिट भी होगा तो अभी बहुत कम होगा। व्हाट इज, हाउ मच इज इट? परसेंट नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। यूजुअली अगर आप ट्रैजेक्टरी देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी का ट्रेड सरप्लस होता है, डेफिसिट जाता है, आपका क्वार्टरली ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट पब्लिश होता है, डेफिसिट होता है, तो दैट इज अ वेरी मीगर डाउन। तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट हैज बीन गोइंग ऑन। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस का एक ट्रेड रेगुलेशन अथॉरिटी है जिसको कि हम लोग यूएसटीआर के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड रेगुलेशन। वी नो इट बाय द नेम ऑफ यूएसटीआर। यस, यूएसटीआर के नाम से जानते हैं। अब जो आपका यूएसटीआर है, काफी सारी कंट्रीज, इवन इंडिया को भी अपनी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव या ग्लोबल ट्रेड वॉच लिस्ट की लिस्ट में इंक्लूड कर चुका है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स। कि हाँ, यूएस ने काफी सारी कमोडिटीज पे इंडियन इकोनॉमी और काफी सारी इकोनॉमीज को टैरिफ में पहले ही छूट दे रखी है, पहले ही डिस्काउंट दे रखा है। सो व्हाट यूएस इज इम्पोर्टिंग इज at a very discounted rate. Okay, it is importing at a very discounted rate. ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इस रीजन से भी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ या एल्ट्रुइस्टिक टैरिफ पॉलिसी को कॉम्बैक्ट करने के लिए भी वी हैव इम्पोज्ड। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? फाइनेंसिंग टैक्स कट। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, फ्यूचर में चाह रहा है कि आगे चल के इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग टैरिफ को कट कर दें, या टैक्स को, जो यूएस इकोनॉमी में जो आपके रेसिडेंट्स हैं उन पे जो हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो हम लोग ना करें। टैक्स हॉलिडे, दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, आने वाले समय में यूएस प्लान कर रहा है। And to fund that expansionary fiscal policy, the Trump administration will be using the tariff money. Trade, we all know, रुकने वाला है नहीं। ट्रेड रुकने वाला है नहीं, the trade will go on as it is. The trade is going to go on as it is. तो that is another. ये आपके broad reasons हो गए why has the Trump administration or why has the US imposed such a high rate of tariff across different countries. अच्छा, इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ है? 26%। ग्रेट। चाइना के ऊपर पहले 34% था, अब सीधे 125% हो गया। earlier it was 50%। earlier it was 50%, तो चाइना ने रिटेलिएट करके 34% टैरिफ लगा दिया। how US again retaliated और चाइना के ऊपर अब 125% टैरिफ। And basically what the Trump administration did was 90 डे का पॉज दे दिया, 90 दिनों का टैरिफ में पॉज दे दिया।
अब 90 दिनों का जो पॉज दिया है इसमें 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज ऑल्सो देयर, चाइना इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस रिटेलिएशन ऑफ चाइना, एक्सक्लूड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब दोनों में ट्रेड वॉर, अभी यूएस ने 125 लगाया, कल चाइना और बढ़ा के लगा देगा, इट इज गोइंग टू डू इट फॉर अ फैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है। हाउ डिड इंडियन इकोनॉमी रिएक्ट टू द यूएस टैरिफ? इंडियन इकोनॉमी ने यूएस टैरिफ पे कैसे रिएक्ट किया, किस तरीके से रिएक्ट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? Did Indian economy retaliate? Did our tax secretary or secretary of Ministry of Commerce and Industry retaliate with additional tariff? Yes or no? आप खोए हुए हो आज, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आप पूछ सकते हो क्लास में, यू कैन आस्क ऑल्सो, कहीं कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। ठीक है, the thing is that I will keep asking questions, that's why. अब इंडियन इकोनॉमी ने did not react. What Indian economy said was, or how we responded was that we will agree towards a mutually beneficial bilateral trade agreement. और इस म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट ने इंडियन इकोनॉमी ने 26% का टैरिफ पहले ही इंक्लूड किया है। ओके, वी एक्सेप्ट योर रेसिप्रोकल टैरिफ, इसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि इंडिया और यूएस म्यूचुअली बेनिफिशियल एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे जिससे दोनों कंट्रीज को, तो इसका एक्चुअली में बेनिफिट क्या हुआ, दैट ओके ट्रम्प रिकॉग्नाइज्ड दिस and we are going to go ahead with the bilateral trade agreement. We are going to go ahead with it क्योंकि हमको पता है हमारा जो अप्रोच है, चाहे इकोनॉमिक वॉरफेयर हो जाए, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो जाए, इवन चाहे फॉरेन पॉलिसी हो जाए, we have always had taken a very matured approach, a very balanced approach. चाइना का अप्रोच हो गया एक्सट्रीम अप्रोच, तुरंत डबल रिटेलिएशन कर दिया, इंडिया का हो गया बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, तो ये 26% का क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसने क्या किया, यूएस ने कैसे रिटेलिएट किया, डिस्काउंट दे दिया इंडियन इकोनॉमी को 90-day टैरिफ पॉज में, इट हैज इंक्लूडेड, एंड लॉन्ग रन में ऑब्वियसली दीज टैरिफ रेट्स आर गोइंग टू गेट इवन डाउन। अभी रिसेंटली हाउ एल्स डिड इंडिया रिएक्ट वाज, इंडिया ने, आरबीआई ने कैसे रिएक्ट किया, इसका पॉलिसी रेट कट किया। अभी तक हमारा पॉलिसी रेट 6.50% था, अभी न्यूज में आया होगा 5 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट कट माने 6% हो गया आपका, यस 6% पॉलिसी कट। What will happen? What will happen with the 6% policy cut? Economy, we all know कि global trade tensions are on the rise. ठीक है, जब global trade tensions हो रहे हैं, इसका मतलब कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, इंडिया से जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज जा रही है, उनमें कहीं ना कहीं स्लम्प हमको देखने को मिल सकता है, वी ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ओके, अब मान लो कोई कंट्री है, बांग्लादेश हो गया फॉर एग्जांपल, और चाइना हो गया, किसी एक कमोडिटी पे डिपेंड कर रहा है ऑन द यूएस इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर यूएस से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको किसी और कंट्री से वो कमोडिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, तो उसको बाकी सारे सेक्टर्स की डिमांड में कट करना पड़ेगा, राइट? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पोटेंशियली हिट द इंडियन इकोनॉमी एज वेल, राइट?
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पॉलिसी रेट कट कर दिया ताकि इन्वेस्टर्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट में बोरोइंग जो है सस्ती हो जाए। इन्वेस्टर्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट में बोरोइंग सस्ती हो जाए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, कंज्यूमर्स के लिए भी। आपके अगर मान लो किसी को कंज्यूमर लोन लेना है तो बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट कट अब कंज्यूमर लोन लेना इजी हो जाएगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर इसका एक और बेनिफिट देखें तो मान लो मुझे ऑटोमोबाइल खरीदनी है एंड यूएस हैज ऑलरेडी इम्पोज्ड अ 26% टैरिफ। पॉलिसी रेट आरबीआई ने कट किया एंड आई गो टू अ बैंक टू गेट अ कंज्यूमर लोन फॉर माई सेल्फ टू बाय एन ऑटोमोबाइल। तो मैं ऐसी ऑटोमोबाइल खरीदूंगी दैट इज ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर करके हम सेल कर रहे हैं दैट इज 6% बोरो, दैट इज 6% बोरो, राइट। तो बेसिकली दैट इज हाउ आरबीआई हैज रिएक्टेड एंड इस पॉलिसी स्टैंड को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉलिसी स्टैंड को हम लोग बोलेंगे इट इज एन अकोमोडेटिव अप्रोच। पहले न्यूट्रल अप्रोच क्या होता है आरबीआई का, न्यूट्रल अप्रोच है कि आरबीआई कोशिश करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करने की। रिजर्व बैंक हमेशा कोशिश करेगा पॉलिसी रेट को जितना ना छेड़े, जितना स्टेबल बना रहे उतना बेहतर है। अभी हमने पॉलिसी रेट कट किया, जीडीपी इससे बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, साथ ही साथ हम लोगों ने रिस्क लिया है कि इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ सकता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। whenever there is a policy rate cut there is a chance कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन में इंक्रीज देखने को मिले। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी इस पोजीशन में है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर बढ़ भी जाए तो वी विल बी एबल टू टॉलरेट। यस, दैट इज वाई अनदर रीजन वाई आरबीआई हैज डिसाइडेड चलो पॉलिसी रेट कट कर देते हैं, लेट द जीडीपी ग्रो। यहाँ पे अभी हमको फोकस, अभी हमारे लिए फिर इंडिया ने अपना जो प्रायोरिटी है वो चेंज कर दिया, दैट वी आर नाउ ट्राइंग टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड कौन से वेरिएबल्स में, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड। डोमेस्टिक फेज में हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड बूस्ट कर ली और डोमेस्टिक फेज में ही हम लोगों ने कंजम्पशन डिमांड जो है वो बूस्ट कर ली, राइट। तो दैट इज द थिंग, रिस्किंग द फैक्ट, गिवन द फैक्ट कि हाँ संभावना है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी इसीलिए फॉलो करते हैं कि 6% तक मैक्स है, 6% तक बढ़ रहा है, बढ़ने दो, नॉट अ प्रॉब्लम। बियॉन्ड 6% अगर जाएगा तो हमको थोड़ा सा हॉकिश स्टैंड लेने की जरूरत है, यानी कि 6% से अगर ज्यादा बढ़ गया तो हॉक की तरह आरबीआई को इन्फ्लेशन को वॉच करना पड़ेगा कि तुरंत 1% भी अगर बढ़ा तो तुरंत हमने पॉलिसी रेट कम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे जो की वर्ड्स होते हैं ये भी हम इससे चलो सीख लेंगे, वील बी एबल टू कोट इट इन मेंस आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स में पूछ लिया अकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है, या इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब ही यही हो गया कि आपने ग्लोबल सिनेरियो, ट्रेड सिनेरियो को देखा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी रेट्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर अकोमोडेटिव स्टैंड। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं बाकी सारी कंट्रीज ने कैसे रिएक्ट किया एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व और भी ज्यादा स्टबर्न है विद व्हेन इट कम्स टू इट्स फेडरल रेट। जैसे हमारा पॉलिसी रेट होता है आरबीआई का, वैसे ही उनका फेडरल रेट होता है। ओके, तो चाइना ने भी ऑल नो रेजोल्यूट और फोर्सफुल काउंटर मेजर लिया। व्हाट चाइना अडॉप्टेड वाज resolute retaliation, a very strong retaliation. How did Japan react was
जापान और इंडिया की रिएक्शन में कोई बहुत ज्यादा हमको अंतर देखने को नहीं मिला है। जापान का भी जो रिएक्शन है दैट इज टुवर्ड्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल नेगोशिएशन, अ म्यूचुअली बेनिफिशियल नेगोशिएशन। ओके, तो ये जो आपका जो इशू है ना यूएस ट्रेड टैरिफ वाला, इट इज वेरी वेरी डायनेमिक, इट इज वेरी डायनेमिक। तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपके पास बाकी सारे टारगेट्स बहुत सारा बस सारे आपको स्टैटिक कवर करना है, टेस्ट एनालाइज करना है, डजंट मैटर। आप न्यूज़पेपर को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बट मेक श्योर कि आप अपनी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग में यूएस के टैरिफ वाले इश्यूज को कवर करो, बिकॉज ये न्यूज अगले 1-2 महीने तक आती ही रहेगी एंड रोज इसमें कोई ना कोई अपडेट आएगा, रोज चेंजेस आए। जैसे अभी जापान ने अभी टीम भेजी है नेगोशिएशन के लिए, आगे चल के क्या नेगोशिएट किया इंडिया यूएस और जापान ने, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। उस नेगोशिएशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इम्पैक्टफुल, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूरोपियन यूनियन ने कैसे रिएक्ट किया, अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट। यूके के ऊपर कितना टैरिफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10%, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपका यू वाली कंट्रीज है बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया यूएस ने, हार्डली 10% टैरिफ। तो यूएस का जो स्टैंड होगा वो जापान और चाइना के बीच का स्टैंड है, यानी कि ईयू ने थोड़ा बहुत रिटेलिएट भी किया है एंड ईयू रिटेलिएशन के साथ साथ नेगोशिएट करने को भी तैयार है। ओके, सो इट इज लाइक अ बैलेंस ऑफ रिटेलिएशन प्लस नेगोशिएशन। बस ये जो 27 मेंबर का ब्लॉक है, इट कैन अफोर्ड टू डू सो, it can afford to, India cannot afford to retaliate against US. Japan will not choose to, it can but it will choose not to. EU can and it will, but again it would want to negotiate more, उस पर उनका ज्यादा फोकस है। ओके, क्योंकि बेसिकली अगर EU और US का ट्रेड देखे तो वो ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर्स में चला जाता है। यूएस अपनी फेड पॉलिसी चेंज कर ले तो कुछ हद तक यूएस डॉलर भी यूरो जोन को या यूरो करेंसी को कंट्रोल कर सकता है। तो फुल फ्लेजेड पावर ईयू के पास भी नहीं है रिटेलिएट करने की, जितनी आज की डेट में चाइना के पास है। अनदर रीजन इज कि चाइना के पास ये पावर इसलिए क्योंकि चाइना ओपनली अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। करेंसी मैनिपुलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, यस किया है। We have already discussed currency manipulation. When we were discussing foreign exchange rate, when we were talking about appreciation and depreciation, then we talked about what? Currency manipulation. ठीक है, तो एक इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ कुछ एरियाज में कुछ कुछ कमोडिटीज में रिटेलिएट करे, कुछ कमोडिटीज में बैलेंस्ड अप्रोच। तो दैट इज व्हाट लाइक सरफेस लेवल पे अभी इतना जानना है। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूएस का फेड पॉलिसी क्या कह रहा है। हाउ इज द यूएस फेडरल रिजर्व एनैक्टिंग इट्स पॉलिसी मेजर। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो देश है, देश की मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगा, इसके जो डिसीजंस होंगे दे विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। यूएस डॉलर इज एसेंशियली व्हाट, इट इज अ हार्ड करेंसी, बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। कोई भी जियो पॉलिटिकल कैलामिटी भी आ जाए यूएस करेंसी रेट पे, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी, बहुत ड्रास्टिक चेंज हमको शॉर्ट रन में देखने को नहीं मिलता। तो यूएस फेडरल पॉलिसी भी क्या करता है, डिस्पाइट एनी ग्लोबल कॉम्प्लिकेशन अपनी पॉलिसी रेट इतनी जल्दी चेंज नहीं करता है। बट इट माइट बी पॉसिबल कि आगे चल के यूएस अपनी पॉलिसी रेट कट कर दे बिकॉज ऑफ द टैरिफ। द सेम रीजन इंडिया ने क्यों कट करी अपनी पॉलिसी रेट,
उसी सेम रीजन से यूएस भी आगे चल के अपनी पॉलिसी रेट पे स्लैश लगा सकता है, कट लगा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट कि मान लो दो केस सिनेरियो है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपना पॉलिसी रेट इंक्रीज किया हो या फिर यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपना पॉलिसी रेट डिक्रीज किया। दो चीजें हो सकती है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब हमारे लिए जानना जरूरी है, अगर इंक्रीज करेगा तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा और अगर डिक्रीज करेगा तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सपोज द यूएस हैज इंक्रीज्ड द पॉलिसी रेट, it will make borrowing in the US expensive. यूएस में बोरो करना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली इंडिया में बोरो करना ज्यादा चीप हो जाएगा। What will happen is that investors will borrow capital from the Indian market. जहां पे सस्ता पैसा मिल रहा है, जहां पे हम लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करने को, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडिया एंड यू आर यूएस, आई एम एन इन्वेस्टर इन इंडिया एंड मुझे अब प्रॉफिट चाहिए, ठीक। अब मैं किसी भी चीज में प्रॉफिट कमा सकती हूँ, इट कुड बी, मान लो मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर, इंडिया ने अपना पॉलिसी रेट कट किया तो मैंने खूब सारे फंड्स बैंक से बोरो कर लिए, कॉलिंग इट कि मैं यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करना, आई वांट टू इन्वेस्ट इन द ओवरसीज मार्केट। व्हाट आई विल डू इज, इंडिया से मैंने फंड्स बोरो करके यूएस मार्केट में लगा दिया। क्यों लगाऊंगी मैं यूएस मार्केट में पैसा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा मुझे। यूएस में जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टर्स, बोरोअर्स सारे इंडिया जाएंगे, इन्वेस्टर्स सारे यूएस चले जाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड, पॉलिसी रेट अगर यूएस फेडरल रिजर्व कम करता है तो बोरोइंग इज नाउ चीपर इन द यूएस। और मान लो इंडिया की पॉलिसी रेट स्टेबल रहती है या फिर बढ़ जाती है, तो अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? मैं यूएस की अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरे पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टिंग इन द इंडियन मार्केट वुड बी बेटर, तो मैं यूएस मार्केट से बोरो करके अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर लूंगी क्योंकि मुझे इंडिया से इंटरेस्ट रेट अब ज्यादा मिलेगा। So this is how policy rate can impact our investment and financial decisions. बड़े स्केल पे अगर देखो आप तो इसका जो इम्पैक्ट होता है दैट इज वर्थ अमाउंट टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज। ठीक है, दो तरीके के हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है दैट वुड बी व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका आउटफ्लो ऑफ मनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब 10 साल के लिए मैंने इंडिया में एफडीआई लगा दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिसी रेट माय एफडीआई इज गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि 10% ज्यादा इक्विटी उसमें लगती है और लॉन्ग टर्म का इसका जो है पूरा डील होता है। फॉरेन प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन 10% इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर यूएस में पॉलिसी रेट इंक्रीज हो रहा है तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में थे अपना कैपिटल इंडियन मार्केट से विड्रॉ करके जाके यूएस मार्केट में डंप कर दे, बिकॉज उनको शॉर्ट रन में विंडफॉल गेन्स मिलने वाले हैं बहुत सारे। एंड दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज आउटफ्लो ऑफ हॉट मनी। एफपीआई को इसीलिए हॉट मनी भी या हॉट कैपिटल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स का इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है एंड ग्लोबल पॉलिटिकल डायनेमिक्स और इंटरेस्ट रेट से ये बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इनके इम्पैक्ट होते हैं, राइट?
सो दिस वाज द क्रक्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें यूएस टैरिफ के बारे में जो समझना है, उसका इम्प्लीकेशन क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी में। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन मार्केट में कैसा रहा है। मंडे को क्या था, ब्लैक मंडे था, क्यों? मंडे को वाई वाज इट अ ब्लैक मंडे? यस। तो यूएस ने टैरिफ जब अनाउंस किया, व्हाट हैपेंड वाज, अचानक से जब मंडे को शेयर मार्केट किया, सैटरडे संडे बंद रहता है अपना, शेयर मार्केट शार्प डिप देखने को मिला। शार्प डिप देखने को मिला। जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपका निफ्टी 50 है, व्हाट वी सॉ वाज अ वेरी वेरी शार्प स्टीप डिप। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके तीन कंडीशंस होते हैं। अभी आज अगर आपने देखा होगा, 90 डे का पॉज जैसी लगाया यूएस ने टैरिफ पे, अचानक से थोड़ा सा, नॉट अचानक से खूब सारा तो नहीं, बट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। A little bit it has increased, right? So you have bear, you have bull, and then you have the base. Bear का मतलब क्या हो गया? Bearish, पता है। जब मार्केट में ऐसी कंडीशन आ रही है जैसे आज की डेट में है, डिप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? डिप। बुलिश कंडीशन आ गया मार्केट में तो देयर इज अ हाइक। अचानक से मार्केट रेट जब खूब इंक्रीज हो जाता है, शेयर मार्केट इज एट इट्स पीक, शेयर मार्केट जब बूम पे होता है, दैट इज अ बुलिश कंडीशन। Then we have base. Base is what? Na up, na down. ठीक है, तो इट कुड बी सीन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। फोरकास्ट होता है, डेली बेसिस पे भी फोरकास्ट होता है, आपका लॉन्ग रन के लिए भी फोरकास्ट होता है। बट देन जो लॉन्ग रन फोरकास्ट होता है, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। देन आपका जो दूसरा कंडीशन आ जाता है, दैट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स। देन यू हैव योर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो अभी करेंटली न्यूज में है। इससे रिलेटेड 8 अप्रैल को डेटा और स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए हैं। वी विल डिस्कस देम सेपरेटली। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या, किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट हुआ। तो अब तक अगर हम लोग देखें, इंडियन इकोनॉमी के पास एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल डेटा या स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा है। इन 2017 what we have was the national स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, दोबारा से रेट हाउ मच, 135 137? हाँ, 84 कर दिया। इट विल गो ऑन। ऐसा 2017 में भी हो चुका है, ऐसा उससे पहले भी हो चुका है। अभी लाइक अराउंड पैंडेमिक सबको धक्का लगा था, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन पे सब चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब फिर से हो गया, एंड इट विल कीप गोइंग ऑन, एंड इट हैज हैपेंड अर्लियर आल्सो, दैट इज द ग्लोबल ट्रेड वॉर। अब ये जो आपका ग्लोबल ट्रेड वॉर है, द पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अप इज आल्सो, क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू वेपनाइज द टैरिफ रेट्स।
अटैक कैसे होता है? या तो हम लोग हथियार का यूज करते हैं या फिर हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, हम लोग टैरिफ रेट को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। इससे पहले क्या, जब पैंडेमिक लॉकडाउन या रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आया था, उस वक्त सप्लाई चेन को हम लोग वेपनाइज कर रहे थे। अब सप्लाई चेन में हमको रेजिलियंस, हम लोगों ने अपनी खुद की कैपेबिलिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। इंडिया भी अब अच्छे से एंटर हो चुका है इन द सप्लाई चेन। नाउ इट हैज ऑल बॉइल्ड डाउन टू टैरिफ वॉर। इससे पहले जो यूएस चाइना के ऊपर 3 चीजों पे ट्रेड वॉर होता है, फर्स्ट इज करेंसी मैनिपुलेशन, सेकंड इज टैरिफ रेट, थर्ड इज सप्लाई चेन। एक और है आपका सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप इज अ वेरी वेरी पावरफुल ग्लोबल वेपन। सेमीकंडक्टर चिप बहुत ही पावरफुल ग्लोबल वेपन है, इन द सेंस कि आज की सारी इलेक्ट्रिकल, जो आपका थर्ड इंडस्ट्रियल और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो आपकी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, पूरा पूरा सेमीकॉन चिप्स पे निर्भर है। तो दैट ऑल्सो रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, जो रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई हो गया। नाउ दीज आर द सेगमेंट्स दैट कैन चाइना यूज टू वेपनाइज ट्रेड। These are the segments that China can use to weaponize trade, right? तो ये आपका एस्पेक्ट आ जाता है फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल। चलो लेट्स जस्ट फोकस ऑन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, पूरा एक समराइज्ड चार्ट, आई विल शेयर इट विद यू इन द हैंडआउट। ठीक है, कुछ आपका आता है 2017 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को ये कवर करने की कोशिश कर रहा है ओवर वेरियस टाइमलाइंस, अलग अलग टाइमलाइंस पे ये एम्प्लॉयमेंट का सर्वे कर रहा है, राइट? नो, हाँ, आपका इसमें कवर हो जाता है करंट वीकली स्टेटस, पिछले 7 दिनों में आपने क्या किया, पास्ट 7 डेज एक्टिविटीज, करंट वीकली स्टेटस। फिर आपका आ जाता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस क्या है? पिछले 365 दिनों में आपने क्या किया? What did you do for the last 365 days? ये इस एक्टिविटी को गॉज करने की या फिर इस पूरे की पूरी एक्टिविटी को एसेस करने की कोशिश करेगा एट डिफरेंट लेवल्स, अर्बन लैंडस्केप में, रूरल रीजन में, अमंग मेल्स, अमंग फीमेल्स। ठीक है, मेल्स में अर्बन रूरल, फीमेल्स में अर्बन एंड रूरल। फिर जो तीसरा इसमें वेरिएबल या डायनेमिक पब्लिश होता है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। What is the unemployment status? Percentage of people who are unemployed upon the total workforce population. यानी कि वो पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स में एंटर करने के लिए एलिजिबल है, माइंड यू, नॉट करेंटली वर्किंग बट एलिजिबल टू वर्क। वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, डजेंट मैटर। अगर हम कह रहे हैं कि लाइक 18 से 65 साल के बीच में जितना पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स होता है, दैट इज द डेमोग्राफिक बल्ज, उसमें से कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयड है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एंड जो एक और इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। Now this is a very very important dynamic.
ठीक है, दैट इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हैं प्लस percentage of people who are seeking employment upon total workforce population. परसेंटेज ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हैं प्लस परसेंटेज ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहे हैं अपॉन द टोटल वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ये आ जाता है आप लोगों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का इंपॉर्टेंट हिस्सा। बेसिक्स लास्ट हम लोग एक चीज और कवर कर लेते हैं एंड देन वील बी डन विद टुडे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। मेन जो हमारा मुद्दा था यूएस टैरिफ कट और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद बॉन्ड यील्ड्स, क्या होते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में दैट इज बॉन्ड यील्ड या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वील टेक दिस अप टुमारो, बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट को हम लोग कल देखते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने। अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। स्कीम को लॉन्च किया है टू एनहांस ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, दैट कैन इंक्लूड व्हाट, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, सेमीकंडक्टर चिप्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाते हैं। अच्छा, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका टीवी, एसी, फ्रिज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इंपॉर्टेंट छोटा सा एक साइड फैक्ट हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री होते हैं, वाइट गुड्स also they are known as white goods. Why are they known as white goods? Random guess. बेसिक इसका रीजन यही है कि उनकी जो ओवर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे आप किसी भी घर में चले जाओ, यूजुअली किसी भी कंपनी का आप एयर कंडीशन उठा के देख लो, कभी आपको काले रंग का एसी दिखा है? तो यूजुअली दे यूज अ वाइट कोटिंग by and large. Laptops and mobile phones is totally like another aspect. बाय एंड लार्ज जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसको वाइट गुड इंडस्ट्री में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीम है ऑब्वियसली, एंड बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, बैटरीज आ जाएंगी आपके, क्या आ जाएंगे आपके, कूलर्स आ जाएंगे आपकी, जो कंपोनेंट्स में यूज होने वाली जो डिवाइसेस होती हैं। नाउ दैट इज अ मोर टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैं भी नहीं बता पाऊंगी ठीक से। ठीक है, इट कुड बी सेंसर्स, कनेक्टर्स, रेजिस्टर्स, जो भी यूज होते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है, तो अगर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है तो उसमें भी हम लोग एक सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टच करके फंक्शन कर पा रहे हैं विदाउट कैचिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। यस, इट्स नॉट अ फ्लूइड एक्चुअली। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी एंड व्हाई नॉट साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स। अब ये साइंस एंड टेक मेरा पूरा डोमेन नहीं है, तो मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज
जो पहले एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन रिलेटेड टू ओलेड स्क्रीन, राइट? तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो आपका ओएलईडी हो गया या एलईडी लाइटिंग हो गया, तो वो उसके सिस्टम का ही पार्ट होता है। टच स्क्रीन की जहां हम लोग बात कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन इन्वॉल्व्स व्हाट? वी आर एक्चुअली बीइंग एबल टू टच द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करना कैन बी रिस्की, चाहे चलता हुआ एसी हो गया या ट्यूबलाइट हो गया। इफ आई लाइक हैपन टू यूज इट, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। क्यों? क्योंकि देखो, दो तरीके के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्स होते हैं, आपके डायरेक्ट करंट होता है, आपका ऑल्टरनेट करंट होता है, ये पता है सबको। अब इसमें भी ऑब्वियसली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट दिस डिवाइस। तो टच स्क्रीन आपका कैसे काम कर रहा है, इसमें आपका सेमीकंडक्टर चिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सेमीकंडक्टर का मतलब ही क्या हो गया? इट इज पार्शियली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पार्शियली वो उन एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है जहां रिक्वायरमेंट है, एंड पार्शियली इट इज नॉट, इट इज एक्टिंग ऑल्सो एक्टिंग एज अ नॉन कंडक्टर, right? The area where it is acting as a not non-conductor enables us to use that part, and one of the application is touch screen technology. One of the application is touch screen. Semiconductor ऐसी device हो गई that is also a conductor when required, plus a non-conductor at the same time. Broadly, अब इसको मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? इसका पूरा डिटेल मुझे नहीं आता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है? बट यस, इफ वी आर अवेयर अबाउट इट, इसमें कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ जाते हैं। जैसे वाइट गुड इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, ठीक इसी तरह आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है? सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज सिलिकॉन। अब सिलिकॉन बेस्ड जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यूजुअली चाइना ताइवान से बनकर आते हैं। चाइना हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब कंट्रीज में इस रॉ मटेरियल का जो बेस है दैट इज अबंडेंट, तो उनके पास एक कंपेरेटिव एडवांटेज है। नेचुरली उनके पास लाइक दे आर कॉम्पिटिटिव, और इस चीज का इनको काफी ज्यादा विंडफॉल गेन हो रहा है क्योंकि अभी इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है। तो यूएस ने भी एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करी है, दैट इज फैब फॉर अलायंस। फैब फॉर अलायंस क्यों बोला इसको? क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाले जो यूनिट्स होते हैं उनको फैब्रिकेशन यूनिट्स कहा जाता है। उनको फैब्रिकेशन यूनिट कहा जाता है, ठीक है? तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका जो ड्यूरेशन होगा, ओके, इसका इनिशिएटिव का जो ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 6 years, दैट इज अराउंड 6 years का ड्यूरेशन है, in which we are signing memorandum of understandings, ठीक है? हमने सिंगापुर के साथ और ताइवान, जापान के साथ एमओयू साइन किया है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो आए। ऑलरेडी वन इज वर्किंग समवेयर नियर जो तिरुपति है, वहां पे एक सेमीकॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है। गुजरात में ऑलरेडी बन चुका है। डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को हम लोग एनहांस कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यू आर अवेयर कि इंडिया ने लिथियम आयन रिजर्व्स डिस्कवर करे। लास्ट ईयर न्यूज आई थी, तो द न्यूज वाज कि लिथियम, जिससे आपका लिथियम आयन बैटरी बनता है, वो आपके रईसी एंड राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कवर हुए हैं। अब इनकी डिस्कवरी के पहले लिथियम एक ऐसा रिसोर्स था जिसपे हम पूरी तरह निर्भर थे ऑन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, चाइना एंड ऑल। डिस्कवरीज के बाद इंडिया हैपेंस टू बी द सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व होल्डर। अब लिथियम किस चीज में यूज हो रहा है आपका? लिथियम आयन बैटरीज कहाँ यूज होती हैं? मोबाइल फोन,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो अभी जो रिसेंट आपका पॉलिसी आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड मोबाइल फोन्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एग्जेम्प्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया। इट हैज एडेड, the Ministry of Commerce and Industry has added it in the exempted list कि अब आपको इंपोर्ट करने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि अब हमारे पास खुद के नेचुरल रिसोर्स है, खुद की कैपेसिटी है, हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रहे हैं। दैट इज द सिंपल आइडिया, दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट कि अब मोबाइल फोन कंपोनेंट में हमको लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करने की अब आवश्यकता ना मिले, उतना कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ जाना चाहिए। इससे पहले जितना भी मोबाइल फोन का असेंबली था कि कंपोनेंट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें, बट असेंबल्ड इन इंडिया, कभी आपने फोन खरीदा होगा इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। यस, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट खुला है कर्नाटक में। Somewhere I think around it was in the year 2023. I mean that was one of the first such landmark initiative जो Apple की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है Foxconn, that is। इससे पहले क्या था, अब 2023 में ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो अब Foxconn का भी जो है पूरा बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब तक जितना इनका मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट था दैट वाज इन चाइना। अब चाइना में ये लोग क्या करते थे, चाइना में ये लोग छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर लेते थे। they used to employ small kids because like their hands are sensitive, they are small, तो वो छोटे जो intricate components होते हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, वो उनको बड़ी इजीली हैंडल कर रहे हैं। अब उसके ऊपर फॉक्सकॉन के ऊपर लोगों ने चार्जेस लगा दिए, that child labor, child abuse, no labor law and policy and all of that। 2020 में क्या पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आया तो जितनी भी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग बेस थे यूएस में, दे फेल्ट अ शॉक क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था काम करने। नो वन वाज लाइक, वहां पे चाइनीज ही जाते थे, नो वन वाज बीइंग एबल टू वर्क। हुआ कि एज अ कॉन्सिक्वेंस सप्लाई चेन को बहुत बड़ा शॉक लगा। तो व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से धीरे धीरे विड्रॉ करके दूसरी कंट्रीज में सेटअप करने स्टार्ट कर दिए, इंडिया बीइंग वन ऑफ इट। इंडिया बीइंग डेमोक्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लेबर लॉज एंड पॉलिसीज ऑल्सो, एंड ऑल्सो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडियन इकोनॉमी को रेजिलियंट कैसे बनाया जाए, ऑल्टरनेटिव बेस, सस्टेनेबल बेस हमको यही लगा, तो दे केम टू इंडिया। तो उसी के चलते फिर फॉक्सकॉन ने भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोल दिया। ठीक है, इसमें आपका मेक इन इंडिया आ जाता है, इसमें आपका फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम आ जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सारा आपको हैंड आउट में मिल जाएगा, डोंट वरी। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन एक और आपका आ जाता है आईएसएम के ही अंडर, यू हैव स्पेक्स। ठीक है, इट इज देयर इन योर हैंड आउट, डोंट वरी। स्पेक स्कीम ही आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया। ठीक, दैट इज इट फॉर टुडे, लेट्स फाइंड आउट।